हेलो दोस्तों, वेलकम टू वी आर नर्सिंग अकेडमी। मैं राजेंद्र सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज फिर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ गया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन गायनिकोलॉजी से लिए गए हैं और डीएचए, एमओएच, हार्द, ओएमएस, बी, एमओपीएच, एनएचआरए सारे प्रोमेट्रिक एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहिएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं और मैं साथ साथ में बताता रहूँगा कि कौन से एग्जाम में कब पूछे गए हैं ये, ठीक है। तो ये शुरू से एंड तक बने रहिएगा। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक बार आपको ये बता दूं कि हर एक बंदा कमेंट करेगा तो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, ताकि आगे साथ साथ में प्रैक्टिस होती रहेगी तो आपको याद रहेगा कि आगे किसी भी क्वेश्चन का यदि आपने गलत भी आंसर दिया तो आगे से याद रहेगा कि हाँ, इसका हमने गलत आंसर दिया था, करेक्ट आंसर ये होगा। तो साथ साथ में कमेंट करते रहिएगा। तो चलो चलते हैं क्लास के ऊपर। कल हमने लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था आपके लिए होमवर्क के लिए। व्हाट प्रिकॉशन आर नेसेसरी व्हेन केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद हेपेटाइटिस ए। तो वहां पे अपना करेक्ट आंसर था, वो था ऑप्शन सी, वेयरिंग ग्लव्स फॉर डायरेक्ट केयर। काफी बच्चों ने, लगभग बच्चों ने सही आंसर दिया था इसका। तो चलो चलते हैं आज के क्वेश्चंस के ऊपर। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन, A 21-year-old female is being discharged after a 2-day admission for pelvic inflammatory disease या PID. Which treatment best identifies the patient's understanding of follow-up care for PID या pelvic inflammatory disease? ऑप्शन देखिए। A. In order to prevent getting PID, I need to continue take breath control pills फर्स्ट PID यानी कि पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज के ऊपर। ऑप्शन देखें बी, आई नीड टू इन्फॉर्म माई सेक्सुअल पार्टनर आई हैव हैड इन द पास्ट 30 days दैट आई हैड PID। ऑप्शन सी, माई सेक्सुअल पार्टनर नीड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ऑप्शन डी, इट्स ओके टू रिज्यूम सेक्सुअल रिलेशन नाउ। बताइए। देखिए इसमें 21 ईयर फीमेल, एज इज 21 ईयर, वो डिस्चार्ज आ रही है, जिसको 2 days पहले वो एडमिट हुई थी। क्या करके? जिसको क्या था? पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज थी, PID शॉर्ट में, ठीक है। तो इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट आइडेंटिफाई करता है पेशेंट है जो अंडरस्टैंडिंग फॉलो अप केयर फॉर PID के फॉलो अप केयर के लिए पेशेंट को जो आइडेंटिफिकेशन के लिए सॉरी, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, ठीक है, फॉलो अप के केयर के लिए जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो अच्छे से समझ गई है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर गई है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बेस्ट क्लियरिफाई करता है ये सऊदी एमओएच में आ चुका है, और डीएचए डीएचए में मिडवाइफ में आया था ये इसी मंथ, हाथ में आया है ये, ओएमएस भी में आया है इसी मंथ, इसी मंथ में आया है 4 एग्जामों में। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है वो बेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि वो सब कुछ समझ गई है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्योंकि उसको PID है, ठीक है, PID है तो उसका जो सेक्सुअल पार्टनर है, मे भी हो सकता है कि कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उसको भी ट्रांसफर हो गई हो, तो ऐसी वाली कंडीशन में उसको एंटीबायोटिक लेना जरूरी है। तो यह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, माई सेक्सुअल पार्टनर नीड टू बी ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स। ओके, next question, second number. A nurse is preparing to administer RHOGM to RH negative woman who has delivered a RH positive newborn. Which of the following is prevented by this intervention? ऑप्शन देखिए। ए, reoccurrence of RH positive baby in next mother। ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। ऑप्शन सी, मैटरनल इलनेस। ऑप्शन डी, नियोनेटल इलनेस। एक नर्स है, प्रिपेयर कर रही है क्या, ध्यान से देखना, ये इंजेक्शन का नाम है RHOGAM, ठीक है। कब दिया जाता है? जब मदर नेगेटिव हो, RH नेगेटिव है, और बेबी है उसका RH पॉजिटिव हो रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन में ये एडमिनिस्टर किया जाता है, ठीक है।
ये इंजेक्शन है एडमिनिस्टर किया जाता है। इसमें दिया भी है आर मदर है जो आर एच नेगेटिव एंड बेबी हैव डिलीवर्ड आर एच पॉजिटिव। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंशन बाय द इंटरवेंशन, इनकी किसके लिए दी जाता है, व्हाट द वर्क ऑफ दिस इंजेक्शन, क्यों दिया जाता है ये भी सऊदी एमओएच में आया है और साथ साथ में डीएचए के एग्जाम में भी आया है, ओएमएसबी में आया है और एनएचआरए में आया है। 4 एग्जामों में पूछा गया इसी जुलाई मंथ में, इसी जुलाई मंथ में 4 एग्जामों में ये पूछा गया है। बताइए क्यों दिया जाता है ये, आर एच जीरो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, आर एच जीरो इंजेक्शन भी बोलते हैं। देखिए क्यों दिया जाता है, ताकि उसकी एंटीबॉडीज हैं वो प्रोड्यूस हो सके उसके अगेंस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर, the nurse assists in the emergency cesarean delivery of a full-term infant boy. On delivery, the nurse takes the infant to warmer at 1 minute and 5 minutes. The nurse is required to assess the newborn and document the score on a legal record. Which clinical finding is most important to include? ऑप्शन देखें, ए रिफ्लेक्स irritability, respiratory effort and heart rate. Option B, oxygen saturation, blood pressure and skin color. Option C, muscle tone, respiratory effort and reflexes. Option D, reflexes, muscle tone and blood pressure. एक नर्स है असिस्ट कर रही है जिसको किसको, इमरजेंसी सीजरियन सेक्शन हो रहा है एक। ठीक है, एक डिलीवरी हो रही है सीएस से, इमरजेंसी के अंदर सीएस से एक डिलीवरी हो रही है, वो है फुल टर्म हाउस। ठीक है, प्री टर्म बेबी नहीं है, फुल टर्म बेबी है। तो डिलीवरी होने के ऊपर इन्फेंट है, इन्फेंट को नर्स है इन्फेंट को वार्म करती है, इनकी गर्म करना जरूरी है, गर्म रहना जरूरी है बच्चा। एंड 1 मिनट एंड 5 मिनट में उसको ऑब्जर्व करती है, असेस करती है और उसको डॉक्यूमेंट करना है स्कोर लेवल। ठीक है, लीगल रिकॉर्ड के लिए उसको अपकार स्कोर रिकॉर्ड करना है, सीधी बात है। यहाँ पे स्कोर है, ये अपकार स्कोर है। ओके, अपकार स्कोर रिकॉर्ड करना है इसको। तो इसमें पूछा है विच क्लिनिकल फाइंडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड, इनमें से कौन सी क्लिनिक फाइंडिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सी क्लिनिकल फाइंडिंग है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये एमओएच कुवैत में आया है, इसके अलावा इसमें एमओपीएच में आया है, ओएमएसबी में भी आया है और यहाँ पे ये होता ना हाद, इसके अंदर भी आया है इसी जुलाई मंथ में। 4 एग्जामों में ये आया है। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर आपको कैसे पता चलता है कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आए हैं। तो मैं लगभग मेरे स्टूडेंट से जो भी एग्जाम दे के आते हैं मैं उनसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई आपको कौन कौन से क्वेश्चन है। तो किसी को 5 क्वेश्चन याद रहते हैं, किसी को 10 क्वेश्चन याद रहते हैं। तो वहां से उठा के मैं कोशिश करता हूँ कि कॉमन क्वेश्चन रहे, सारी एग्जामों में कॉमन क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा बार आए हुए हैं, वो क्वेश्चन उठा के इसे वहां पे डालता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा। एक तो उसके सबसे चीज फर्स्ट चीज है उसके रेस्पिरेशन को देखना। ठीक है, अच्छे से रेस्पिरेशन को देखना। दूसरी चीज है हार्ट रेट को देखना। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ये सारी चीजें देखना जरूरी है। तो इस ऑप्शन में ये तीनों चीजें आ रही है ऑप्शन ए में, रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी, रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड हार्ट रेट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। तो जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है वो है रिफ्लेक्स, इरिटेबिलिटी एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट एंड हार्ट रेट। ओके, next question 4 number, lochia rates sometimes happen during postpartum to bleed heavily with smell for the first 3 to 10 postpartum days. The nurse should expect that may too. ऑप्शन देखें, ए साइन टू abnormal hemoglobin, ऑप्शन बी लोचिया पिंक, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी ब्लीडिंग।
लोचिया रेड है। ठीक है, वो समटाइम्स कुछ होता है तो पोस्टमार्टम के दौरान लोचिया होता है और रेड कलर का होता है स्टार्टिंग में, जब आता है डार्क रेड कलर बोल सकते हैं या ब्लडी कलर। इस कंडीशन में हैवी ब्लीडिंग होती है एंड स्मेल होती है। फर्स्ट 3 to 10 ट्रांसफर। अब यहाँ पे देखिए 3 to 10 डेज में, ये मेन चीज है यहाँ पे, इसी में आंसर छुपा है। ठीक है, फर्स्ट 3 to 10 डेज ऑफ पोस्टमार्टम डेज द नर्स शुड एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट करेगी नर्स? ये भी सऊदी एमओएच में आया है, डीएचए में भी आया है, एनएचआरए में आया है, इसी महीने में, इसी महीने में ये आया है इनमें। देखिए 3 to 10 डेज में लोचिया है उसका, वो क्या 3 to 10 डेज हो गए हैं पोस्टमार्टम को, तो इसमें से क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? तो देखिए 3 to 10 डेज के अंदर लोचिया का कलर है, लोचिया है उसका कलर पिंक हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे अपने पास ऑप्शन ऑलरेडी है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोचिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। A patient had returned to the medical surgical unit after surgery for a benign ovarian tumor. The nurse observed that in the first 3 minutes after admission to the unit, the patient's abdomen is rapidly distended and the patient complained of increasing pain. What would the nurse anticipate? ऑप्शन देखिए, ए इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज, ऑप्शन बी रिटर्न टू सर्जिकल सप्लाईज, ऑप्शन सी एस्पिरेशन न्यूमोनिया, ऑप्शन डी सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। एक पेशेंट है जो वापस आया है, रिटर्न यानी कि वापस है मेडिकल सर्जिकल यूनिट के अंदर, सर्जरी जिसके क्या हुआ था, जिसकी क्या सर्जरी हुई था, ओवेरियन ट्यूमर, बेनाइन ओवेरियन ट्यूमर। द नर्स ऑब्जर्व दैट द फर्स्ट 30 मिनट, वो नर्स है स्टार्टिंग के 30 मिनट उसको ऑब्जर्व करती है एडमिशन के बाद में, तो उसमें ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट्स एब्डोमेन रेपिडली डिस्टेंडेड, यानी कि तेजी से उसका एब्डोमेन है वो फूल रहा है, ठीक है, डिस्टेंड हो रहा है। एंड द पेशेंट कंप्लेन ऑफ इंक्रीजिंग पेन, पेशेंट है वो कंप्लेन कर रहा है कि उसका पेन लेवल इंक्रीज होता है। व्हाट शुड द नर्स एंटिसिपेट, ऐसे वाले कंडीशन में नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी? ऐसी वाले कंडीशन में नर्स क्या एंटिसिपेट करेगी, बताइए। कुवैत एमओएच में आया है, सऊदी एमओएच में आया है, हाथ की एग्जाम में आया है, एनएचआरए में भी आया है। इन एग्जामों में पूछा गया है ये जुलाई मंथ में। बताइए क्या एंटिसिपेट करेगी नर्स? उसका एब्डोमेन रेपिडली फूल रहा है एंड पेन लेवल भी इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे वाले कंडीशन में मोर चांसेस होते हैं कि उसका जो इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज है वो हो गया है। तो ऐसे वाले कंडीशन में करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। The nurse is teaching a newly delivered mother about breastfeeding. Which of the following statement indicate that the mother need further teaching? ऑप्शन देखें, ए I will let my nipple dry after feeding to prevent nipple tenderness. Option B, I will empty my breast and use an alternate breast. Option C, I will take a daily shower and clean the nipple विद शॉप है यहाँ पे। ओके, ऑप्शन डी, आई विल ऑलवेज वेयर ए सपोर्टिव वायरलेस ब्रा। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हुई है, यहाँ पे शॉप है। ओके, देखिए क्वेश्चन पे क्या, एक नर्स है वो टीचिंग करवा रही है न्यूली डिलीवर्ड मदर को, टीचिंग करवा रही है किसको, न्यूली डिलीवर्ड मदर को अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग की रिगार्डिंग उसको टीचिंग करवा रही है। तो इसमें पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि मदर है उसको फर्दर टीचिंग की जरूरत है, फर्दर टीचिंग की जरूरत है, मदर नीड फर्दर टीचिंग, यानी कि वो समझी नहीं अच्छे से, उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई है कि क्या करना है जो भी टीचिंग दी गई है। बताइए।
ये MOPH में भी आया है, OMSB में आया है, और इसके अलावा DHA के अंदर आया है इसी जुलाई मंथ में। इसी जुलाई मंथ में ये 3 एग्जामों में पूछा गया है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि उनको फर्दर टीचिंग की जरूरत है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आई विल एम्प्टी माई ब्रेस्ट एंड यूज एन अल्टरनेट ब्रेस्ट। यानी कि वो बोल रहे हैं कि एक ब्रेस्ट का मिल्क खत्म होने के बाद में दूसरा ब्रेस्ट वो ब्रेस्ट यूज करूंगी। तो ये वाला स्टेटमेंट है इंडिकेट करता है कि वो अच्छे से समझी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। A 24-year-old Gravida 1 Para 1 is in the postpartum care unit 24 hours after the delivery of a full-term infant girl. The mother is breastfeeding the infant on demand whenever the infant wants to feed. During non-feeding time, the new mother has little interest in the newborn. Happily allow the staff to provide the infant's care and passes time watching television. What is the most likely explanation for mother's behavior? ऑप्शन देखें, ए impaired maternal newborn attachment, ऑप्शन बी self bounding the role of a mother, self doubting है सॉरी ये self doubting the role of a mother, ऑप्शन सी normal behavior at this time, ऑप्शन डी postpartum depression। एक 24-year-old मदर है, 24 एज है उसकी, ग्रेविडा 1, इनकी G1P1 पोस्टमार्टम केयर यूनिट में 24 आवर के बाद डिलीवरी होने के बाद उसको क्या फुल टर्म इन्फेंट गर्ल हुए। तो मदर इज ब्रेस्ट फीडिंग द इन्फेंट, जब भी उसको बच्चे को जरूरत होती है तब वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है ऑन डिमांड। व्हेन इन्फेंट वांट टू फीड, यानी कि जब बच्चा फीड कर लेता है। ड्यूरिंग नॉन फीडिंग टाइम, यानी कि जब भी बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है उस टाइम पे न्यू मदर इज लिटिल इंटरेस्ट टू द न्यूबॉर्न, यानी कि थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखाती है बच्चे के अंदर। एंड हैप्पीली अलाउ टू स्टाफ टू प्रोवाइड द इन्फेंट केयर, यानी कि वो खुशी खुशी स्टाफ को बोल देती है कि इसको केयर प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, एंड वॉचिंग द टेलीविजन, और वो खुद से खुद टेलीविजन देख रही है। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन फॉर मदर्स बिहेवियर। ऐसी वाली कंडीशन में मदर का बिहेवियर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको। सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है, और एनएचआरए में आया है इसी जुलाई में। तो बताइए कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसके बिहेवियर को। देखिए ये है एक 24 आवर के बाद बेबी को फीडिंग के बाद केयर करने के लिए प्रोवाइड करना, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। ठीक है, इस टाइम पे ये नॉर्मल बिहेवियर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, नॉर्मल बिहेवियर एट दिस टाइम, ये एक नॉर्मल बिहेवियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। ए लॉट ऑफ थ्योरीज टुक अबाउट अर्ली स्किन कॉन्टेक्ट इन थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। What is the purpose for early skin to skin contact between mother and child? ऑप्शन देखें, ए डिक्रीज मैटरनल पल्स रेट, ऑप्शन बी improve uterine contractions, ऑप्शन सी improve bonding, ऑप्शन डी at warm baby। इनकी बहुत सारी थ्योरी, लोट ऑफ थ्योरीज ये बोलती है कि अर्ली स्किन कांटेक्ट इन थर्ड ट्राइमेस्टर, इनके लेबर के थर्ड ट्राइमेस्टर के बाद जब भी बोर्न होता है तो एज सुन एज पॉसिबल मदर और बेबी का स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाने के पर्पस के लिए बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ये बोलती है कि जितना जल्दी हो सके स्किन टू स्किन कांटेक्ट कराना। तो ये पूछा है कि व्हाट इज द पर्पज ऑफ अर्ली स्किन टू स्किन कांटेक्ट बिटवीन मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड का यानी कि एज सुन एज पॉसिबल हमें कांटेक्ट करवाते हैं, स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाते हैं, उसका पर्पज क्या है, ये पूछा है इसके अंदर। ये भी अपना सऊदी एमओएच में आ चुका है, ओएमएस भी में आ चुका है, और एमओपीएच में भी आ चुका है,
और इसमें खाद के एग्जाम में भी आया है, इसी जुलाई मंथ में, इसी जुलाई मंथ में इन एग्जामों में पूछा गया है ये। तो बताइए क्या पर्पज है, क्या पर्पज होगा इसका स्क्रीन टू स्क्रीन कांटेक्ट करने का, बताइए। बहुत बार पूछा जाता है, बहुत सी थ्योरीज हैं, ठीक है। तो स्क्रीन टू स्क्रीन कांटेक्ट करवाने का मेन जो पर्पज है वो है उनकी बॉन्डिंग करवाना, मदर एंड बच्चे के अंदर बॉन्डिंग, ठीक है। वहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इम्प्रूव बॉन्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ए प्रेग्नेंट इन 9 weeks had bleeding for several times, the nurse should appropriate that pregnant has which of the following। ऑप्शन देखिए, normal during the pregnancy for 9 months, option B ectopic pregnancy, option C low potassium, option D anemia। एक प्रेगनेंसी है, प्रेग्नेंट वुमन है 9 वीक की, लेकिन उसको सेवरल टाइम ब्लीडिंग हो रहा है। तो इसमें पूछा अप्रोप्रिएट कौन सी प्रेगनेंसी यहाँ पे देखने को मिलेगी, इनमें से कौन सी प्रेगनेंसी है यहाँ पे देखने को मिलेगी, बताइए। कौन सी प्रेगनेंसी होगी यहाँ पे यदि बार बार ब्लीडिंग हो रहा है तो। ये हाथ में आया है, डीएचए में है और ओएमएसबी में आया है, इन एग्जामों में पूछा गया है ये। बताइए, सेवरल टाइम्स 9 वीक प्रेगनेंसी है और बहुत बार उसको ब्लीडिंग हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको कौन सी प्रेगनेंसी हो सकती है, किस टाइप की प्रेगनेंसी हो सकती है यहाँ पे। तो ये हो गई जब भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगी तो ऐसी वाली कंडीशन में हमें सेवरल टाइम्स ब्लीडिंग यहाँ पे देखने को मिलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, फॉर द बेबी इमीडिएटली आफ्टर हेड डिलीवरी टू एक्सपेक्ट गुड क्राइंग, what should the nurse provide। ऑप्शन देखिए, ए सक्शन secretion from the nose and mouth, ऑप्शन बी slap baby on the buttocks, ऑप्शन सी endo endotracheal tube, ऑप्शन डी warm bath। बेबी इमीडिएट आफ्टर द हेड डिलीवरी एक्सपेक्ट टू गुड क्राइंग, यानी कि जैसे बच्चा डिलीवर होता है, जैसे हेड डिलीवर होता है, उसकी गुड क्राइंग, अच्छे से वो रो सके, अच्छे से क्राई कर सके, उसके लिए नर्स क्या करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी, नर्स शुड द नर्स प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करेगी, बताइए क्या प्रोवाइड कराएगी। सऊदी एमओएच में है, कुवैत एमओएच में है और ओएमएस भी में है। इन एग्जामों में पूछा गया ये जुलाई मंथ में। देखिए जब भी बेबी डिलीवर हो तो सबसे पहला काम क्या होता है, ताकि उसके सबसे पहला काम होता है कि उसकी रेस्पिरेशन को क्लियर करना, तभी तो बच्चा अच्छे से क्राई कर पाएगा। तो यहाँ पे सक्शन करेंगे, ठीक है। नोज एंड माउथ को सबसे पहले सक्शन करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि उसके अंदर फ्लूइड्स हो, सिक्रेशंस हो, तो ऐसे वाली कंडीशन में उसको सक्शन करना जरूरी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सक्शन सिक्रेशन फ्रॉम नोज एंड माउथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, a woman patient has molar pregnancy, what is the best advice from the nurse। ऑप्शन देखिए, a wait a year then try to pregnant, ऑप्शन बी not get pregnant again, ऑप्शन सी hysterectomy, ऑप्शन डी none of these। क्वेश्चन नंबर 11 ये यहाँ पे है अपने पास, अ, एक वुमन, प्रेग्नेंट वुमन है जो को मोलर प्रेगनेंसी है, ठीक है। मोलिक मोलर प्रेगनेंसी वाले वुमन है। इसमें पूछा कि बेस्ट एडवाइस फॉर नर्स, नर्स है क्या बेस्ट एडवाइस करेगी। मोलर प्रेगनेंसी है, मोलर प्रेगनेंसी एक होती है जिसमें कि बोले तो बेबी जो क्या बोलते हैं, बेबी अच्छे से इम्प्लांट नहीं हो पाता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाता है एग्स का, ठीक है, मोलर प्रेगनेंसी के अंदर। ये भी अपना सऊदी एमओएच में आया है, इसके साथ डीएचए में भी आया है और हाथ में भी आया है ये। तीनों एग्जामों में पूछा गया है ये जुलाई मंथ में। देखिए मोलर प्रेगनेंसी है तो ऐसे वाले कंडीशन में नर्स उसको एडवाइस क्या करेगी, नर्स उसको एडवाइस करेगी कि
वो और एक 1 ईयर वेट करे, उसके बाद ट्राई करे प्रेगनेंसी के। तो ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेट ए ईयर देन ट्राई टू प्रेग्नेंट। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ए ग्रेविडा थर्ड पेरा टू प्रेजेंट टू द मैटरनिटी ट्राइज यूनिट आफ्टर द amniotic membrane ruptured at home. The fluid is noted to be clear. The neonates every 5 to 7 minutes. Each contracts led for 60 to 90 seconds. An examination on the cervix fins 4 centimeter dilation and 90% uh, effacement. C is uncomfortable during the contraction and rate the pain a level 7 on the pain scale of 1 to 10. Which finding is most uh, indicative that C is in true labor? ऑप्शन देखें, ए frequency and length of contractions, option B cervical dilation and effacement, option C engagement of a presenting part, option D level of pain। प्राइम ग्रेविडा सॉरी ग्रेविडा थर्ड है, पेरा टू है, अपने पास मैटरनिटी ट्राइज यूनिट के अंदर आई है आफ्टर एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर। उसके एमनियोटिक मेम्ब्रेन है और रप्चर हो गई थी घर पे ही। ठीक है, फ्लूइड है वो क्लियर है। ठीक है, फ्लूइड को नोटिस किया गया है, वो क्लियर है। ठीक है, न्यूनेट्स एवरी 5 to 7 मिनट। ईच कॉन्ट्रेक्शन है वो एटलीस्ट 60 to 90 सेकेंड्स आ रहे हैं। एंड एग्जामिनेशन ऑफ सर्विक्स फिंस 4 सर्विक्स फिंस है वो 4 सेंटीमीटर है। उसका डायलेशन है, 90% इफेसमेंट है। सी इज अनकंफर्टेबल, वो अनकंफर्टेबल रहती है कब, कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जब भी आते हैं उसको अनकंफर्टेबल। और उसका पेन लेवल है 7, किसमें से 1 to 10 में से। तो इसमें पूछा विच फाइंडिंग इज मोस्ट इंडिकेट दैट द सी इज ट्रू लेबर। कौन सी मोस्ट इंडिकेशन है ट्रू लेबर के, कितना सा पूछा है बस। मेन क्वेश्चन ये है। ठीक है, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ ट्रू लेबर, बताइए। ये भी सऊदी एग्जाम में आया है, सऊदी एमओएच में आया है, एमओपीएच में आया है, ओएमएस भी में आया है और डीएचए में आया है। ये जुलाई मंथ में इन एग्जामों में आया है। तो बताइए ट्रू लेबर का इंडिकेशन क्या है। क्वेश्चन मेन यही है कि ट्रू लेबर का इंडिकेशन क्या है। ऐसा कुछ भी दे दे आपको, बड़ा क्वेश्चन कुछ भी घुमा फिरा के दे दे, लेकिन यहाँ पे पूछेगा ट्रू लेबर। ठीक है, ट्रू लेबर है तो यहाँ पे ट्रू लेबर के लिए क्या देखेंगे, ट्रू लेबर के हमेशा डायलेशन एंड इफेसमेंट देखा जाएगा। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट है वो इंडिकेट करता है ट्रू लेबर को। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा ऑप्शन बी। ठीक है, सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ए मल्टीग्रेविडा एंड 37 वीक प्रेग्नेंट मदर प्रेजेंट इन द एंटीनेटल क्लिनिक। हर कंडीशन इज स्टेबल एंड हर बेबी पोजिशन एंड हार्ट रेट आर नॉर्मल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कशन इज मोर अप्रोप्रिएट विद द मदर। ऑप्शन देखें, ए ऑब्जर्व until the 40 weeks complete, option B family planning and birth spacing, option C arrange for cesarean section, option D possible for induced labor। मल्टी ग्रेविडा है, ये मल्टी ग्रेविडा 37 वीक की प्रेगनेंसी है। ठीक है, जो अपने पास मदर है वो एंटीनेटल क्लिनिक के अंदर आई है। कंडीशन है वो स्टेबल है एंड बेबी पोजिशन एंड हार्ट रेट आर नॉर्मल। बेबी की पोजीशन भी नॉर्मल है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कशन मोर अप्रोप्रिएट विद द मदर। कौन सा डिस्कशन है जो मोस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा मदर के साथ में, ये पूछा है। ये कुवैत एमओएच में आया है, डीएचए की जो मिडवाइफ की एग्जाम होती है उसमें आया है, अभी हाथ में भी आया है, एंड उसके साथ ओएमएस भी में पूछा गया है। ये चारों एग्जामों में भी ये पूछा गया है जुलाई मंथ में।
बताइए क्या अप्रोप्रिएट डिस्कशन रहेगा ऐसे वाले कंडीशन में। अप्रोप्रिएट कंडीशन ऐसे वाले कंडीशन में रहेगा कि ऑब्जर्व अंटिल द 40 वीक्स कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उसको 40 वीक्स कंप्लीट होने तक ऑब्जर्व किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्मली रिकमेंडेड for a ripening of the cervix or induction of labor but is no longer as there is no evidence of its viability। ऑप्शन देखें, ए hot baths, ऑप्शन बी castor oil, ऑप्शन सी enemas, ऑप्शन डी all of the above। इसमें पूछा है कि फॉर्मली रिकमेंडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फॉर्मली रिकमेंडेड फॉर द राइपनिंग ऑफ सिविक्स या इंडक्शन ऑफ लेबर बट इज नो लॉन्गर देयर नो एविडेंस ऑफ द वायबिलिटी। इसमें कोई नो लॉन्गर लंबे टाइम तक नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है वायबिलिटी का। तो ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे? डीएचए में है, खाद में है, ओएमएसबी में है और इसमें एमओपीएच में आया है। बताइए ऐसे वाले कंडीशन में क्या करेंगे? देखिए ऐसे वाले कंडीशन में ना, ऐसे वाले कंडीशन में उसको हॉट बाथ भी दिया जाएगा, कास्टर ऑयल भी यूज किया जाएगा, एनिमा भी दिया जाएगा। तो यहाँ पे सारे के सारे ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, ऑल ऑफ द अबव। उसको हॉट बाथ भी देंगे, कास्टर ऑयल भी दे सकते हैं, एनिमा भी दे सकते हैं। ठीक है, सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। क्लियर। Next question 15 number. A nurse is assisting during a normal vaginal delivery on a 25-year diabetic patient. The head was delivered without any complication. Head suddenly retract against the perineum, prompting the physician to immediately ask for the nurse assistant with his uh, dystocia. Which of the following will be the nurse appropriate action to impact shoulders of the infant? ऑप्शन देखें, ए perfect suprapubic pressure to release anterior shoulder, option b apply fundal pressure to displace anterior shoulder, option c prepare patient for immediately cesarean section, option d fracture द इन्फेंट्स क्लेविकल। एक नर्स है वो असिस्ट कर रही है ड्यूरिंग नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। ठीक है, पेशेंट की एज है 25 ईयर, डायबिटिक पेशेंट है, हेड है वो नॉर्मली, हेड है वो डिलीवर्ड हो चुका है, हेड है डिलीवर्ड हो चुका है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। लेकिन उसके बाद हेड डिलीवर होने के बाद हेड सडनली रिट्रैक्ट अगेंस्ट द पेरिनियम प्रॉम्प्टिंग। ठीक है, पेरिनियम प्रॉम्प्टिंग के अगेंस्ट रिट्रैक्ट कर जाता है। फिजिशियन टू इमीडिएटली आस्क द नर्स असिस्टेंट विद द डिस्टोशिया। डिस्टोशिया के लिए डॉक्टर है वो असिस्टेंट नर्स को इमीडिएटली बोलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द नर्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू इम्पैक्टेड शोल्डर ऑफ द इन्फेंट। पूछा है नर्स अप्रोप्रिएट एक्शन टू इम्पैक्ट द शोल्डर ऑन द, इनके बच्चे के शोल्डर के साथ में कैसे इम्पेक्ट करेगी नर्स इमीडिएटली, इन्फेंट के शोल्डर को कैसे प्लेस करेगी, कैसे उसको बोन करवाएगी, कैसे बर्थ करवाएगी शोल्डर्स को, ये पूछा है। बताइए कैसे बर्थ करवाएगी? ये सऊदी एमओएच में आया है अभी, सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, ओएमएसबी में आया है और एनएचआरए में भी आया है। चारों एग्जामों में आया है ये जुलाई मंथ में। तो बताइए कैसे करेगी? देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, परफॉर्म सुप्रा प्यूबिक प्रेशर टू रिलीज एंटीरियर शोल्डर।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, when more than one egg is produced and fertilized, more than one fetus is involved in the pregnancy. In the case of two eggs, this would be known as which of the following? ऑप्शन देखिए, ए fraternal twins, option B identical twins, option C both A and B, option D none of the above. नॉर्मली एक एग है वही इम्प्लांट होता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि मोर देन वन एग प्रोड्यूस्ड एंड फर्टिलाइज, एक से ज्यादा एग है वो प्रोड्यूस हो गया है, फर्टिलाइज हो रहा है। मोर देन वन एग, वन फिटस इज इन्वॉल्व इन द प्रेगनेंसी, एक से ज्यादा फिटस है वो प्रेगनेंसी यानी कि क्या है, ट्विंस है इसके अंदर, ठीक है, एक से ज्यादा फिटस है। इन द केस ऑफ टू एग, द दिस वुड बी नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये पूछा है। डीएचए के अंदर भी आया है, डीएचए की मिडवाइफ की एग्जाम होती है उसमें भी आया है, ये हाथ में आया है, ओएमएस भी में आया है, और इसमें एमओपीएच में भी आया है। इन एग्जामों में ये पूछा गया है जुलाई मंथ में। तो बताइए कौन सी प्रेगनेंसी होगी इसमें, क्या इसको क्या बोलेंगे, ऐसे वाले कंडीशन में क्या बोलेंगे, यानी कि यहाँ पे दो एग्स हैं, दो एग्स फर्टिलाइज हुए एक साथ, तो इसको क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे किस कंडीशन को पूछा है, टू एग वाली कंडीशन को पूछा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रिटर्न ट्विंस हो गया ये, ठीक है, ये हो गया फ्रिटर्न ट्विंस। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट विद organ dysfunction present with visual changes 3 plus deep tendon reflex and a several headache. At a subsequent follow-up visit, the client reports that the symptoms have resolved. What is the most likely reason for the improvement? Option देखें, A consumption of 8 ounces of water per day, option ambulate every 30 minutes, option C sleeping in a lateral position, option D exposure टू ब्राइट लाइटिंग। इसे पूछा है प्रेग्नेंट वुमन है उसका organ डिसफंक्शन है, organ डिसफंक्शन है प्रेजेंट विद द विजुअल चेंजेस एंड 3 प्लस डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस है एंड सेवरल हेडेक है। एट द सीक्वेंस फॉलोअप यानी कि सब सीक्वेंस फॉलोअप है, विजिट किया जा रहा है तो रिपोर्ट किया जा रहा है, सिम्टम्स है रिसोल्व, उसके सिम्टम्स है वो रिसोल्व कर दिए गए। तो इसे पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर द इम्प्रूवमेंट, क्या रीजन होगा, मोस्ट लाइकली क्या रीजन हो सकता है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए, ये पूछा है इसके इम्प्रूवमेंट के लिए क्या मेन रीजन हो सकता है। ये सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में आया है, हाथ के एग्जाम में आया है और डीएचए के एग्जाम में आया है। इस सभी एग्जामों में जुलाई मंथ में ये पूछा गया है क्वेश्चन है। तो बताइए कौन सा रीजन है जो मोर इम्प्रूवमेंट लाएगा इसके अंदर, मोस्ट लाइकली कौन से रीजन है जो मोस्ट इसमें इम्प्रूवमेंट लेके आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, कंजप्शन ऑफ 8 ounces ऑफ वाटर पर डे। अब भी आप सोच रहे हो कि ओसेंस क्या होते हैं, आपने जो जग देखा होगा उसमें ओजेड देखा होगा, लाइक जो जार होता है, जग होता है, उसमें मैप होता है, उसमें 10 OZ 20 OZ ऐसा लिखा हुआ देखा होगा, जो OZ मार्किंग है ना, OZ मार्किंग है ओसेंस है। ओके। Next question 18 number. With a pregnant patient, the midwife should obtain a history as part of data collecting for the pregnancy that include which of the following? Option देखें, A method of birth control, B conception issues, option C birth history, option D all of the above.
विद प्रेग्नेंट क्लाइंट, एक प्रेग्नेंट क्लाइंट के साथ मिडवाइफ है, वो ऑप्टेन कर रही है उसकी हिस्ट्री एंड पार्ट ऑफ डाटा कलेक्शन फॉर प्रेगनेंसी। तो ये क्या किस चीज को इंक्लूड करते हैं, इसके अंदर क्या क्या एक चीज इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसकी हिस्ट्री ले रहे हैं तो इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा ये पूछा है। ये भी सऊदी अरब में आया है। उसके अलावा डीएचए में पूछा गया है, हाथ में भी आया है, एमओपीएच में भी आया है इसी जुलाई मंथ में। तो बताइए, देखिए इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, ये भी यूज किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्टिव इश्यूज, ये भी है। बर्थ हिस्ट्री, ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे डाटा इसके अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, मल्टीपेरस पेशेंट ऑन डे 1 postpartum is asking the nurse to send her baby to the nursery so she can sleep. What is the most likely phase of psychological adaptation? ऑप्शन देखें, ए लेटिंग गो, ऑप्शन बी लेटिंग इन, ऑप्शन सी टेकिंग गो, ऑप्शन डी टेकिंग इन। एक मल्टीपेरस मदर है, एक मल्टीपेरस पेशेंट है, डे 1 ऑफ पोस्टमार्टम। वो नर्स को बोल रही है कि बेबी को यहाँ से नर्सरी में ले जाओ ताकि वो अच्छे से सो सके। ठीक है, स्लीपिंग के लिए। तो इसमें पूछा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली फेज, कौन सी फेज है साइकोसोशियल अडेप्टेशन की, साइकोसोशियल अडेप्टेशन की ये कौन सी फेज है, ये पूछा है। तो बताइए कौन सी फेज है ये भी सऊदी एमओएच में आया है, कुवैत एमओएच में भी आया है, ओएमएस भी में आया है और डीएचए में आया है इसी जुलाई में। तो बताइए साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन की कौन सी फेज है ये। यह साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन की फेज है टेकिंग इन। ओके, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यहाँ पे टेकिंग इन फेज आएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, the classic method that is used for assessing the pregnant woman for ROM, rupture of membrane, would be considered which of the following? ऑप्शन देखें, A potted test, the potted test, option B the Clark test, option C the Fawn test, option D all of the above. क्लासिक मेथड दैट यूज किसके लिए यूज करें, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर आरओएम के लिए। आरओएम क्या है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का असेसमेंट करने के लिए जो मेथड यूज करते हैं उसका नाम क्या है, ये पूछा है इसके अंदर। इनमें से कौन सा मेथड है कंसीडर किया जाता है जो आरओएम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन का असेसमेंट करने के लिए यूज में लेते हैं। ये भी कुवैत एमओएच में आ चुका है, ओएमएस बी में आ चुका है, एनएचआरए में आया है और साथ साथ में हाद में आया है। इन सारे एग्जामों में पूछा गया है जुलाई मंथ में। डीएचए में ये जून मंथ में आया था। कौन सा टेस्ट है जो रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन के लिए यूज में लेते हैं, तो वो है फर्न टेस्ट। ठीक है, उस टेस्ट को बोलते हैं फर्न टेस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्न टेस्ट। क्लियर। ओके, ये आपके कल के लिए, इनके नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क है। जैसे कि इसका आंसर मैं आपको हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में क्वेश्चन का आंसर रखता हूँ, तो ये अगले नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में इसका आंसर मैं दूंगा। इसका कमेंट करना जरूरी है, अपने हर एक स्टूडेंट ने कमेंट करना है। ओके, थैंक यू फॉर कंडक्टिंग माय क्लास। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए या प्रोसेस करवानी है, लाइक डाटा फ्लो, एलिजिबिलिटी, एग्जाम बुकिंग करनी है या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए हैं वो इस पे मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फिर से मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।